वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। आज हम डिस्कस करेंगे वापडा हाइडल के इंटरव्यू के हवाले से, क्योंकि कमिंग डेज़ में जो है वो वापडा का टेस्ट हो चुका है और जो अब कमिंग डेज़ में जो है वो वापडा का इंटरव्यू होगा वापडा हाइडल का। तो इस हवाले से जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट जो है वो टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे कि आप जो है वो वापडा के इंटरव्यू को कैसे क्रैक कर सकते हैं। अब इसमें चीज़ें ये हैं कि वापडा हाइडल ने जो इंटरव्यू का स्टाइल है बेसिकली 2023 से चेंज कर दिया है। क्योंकि जैसे पहले था कि वापडा का हाइडल का एक ही इंटरव्यू हुआ करता था, लेकिन जो है वो 2023 से इन्होंने जो है वापडा हाइडल ने 2 इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल किए हैं। जो फर्स्ट इंटरव्यू होगा उसमें ये क्योंकि आपको पता है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू होता है उसमें एक सीट के अकॉर्डिंग 5 लोग बुलाए जाते हैं। तो जो पहले इंटरव्यू का पैनल होता है उसमें ये 2 टेक्निकल लोग बिठाते हैं और एक एचआर का बंदा बिठाते हैं। मतलब टोटल पैनल में 3 लोग होंगे या 4 होंगे, 3 टेक्निकल कर देंगे, एक एचआर वाला होगा। तो इसलिए जो है वो पहले में ये क्या करते हैं कि जो पर सीट इन्होंने 5 बंदे कॉल किए हैं उसको रिड्यूस करके पर सीट 2 बंदे नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए जो है वो कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ टेक्निकल क्वेश्चन हैं, जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फर्स्ट इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू में जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है कि आपका जो एक सीट के अकॉर्डिंग आपने जो है वो 5 लोगों के साथ compete करना होता है। लेकिन जो सेकंड इंटरव्यू होता है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। वो जब आपका फर्स्ट इंटरव्यू हो जाएगा तो सेकंड इंटरव्यू के जो बारे में आपको प्रेपरेशन है उसको कैसे आपने क्लियर करना है तो वो आपको जो है वो बाद में बताएंगे। तो अभी जो है वो हम फर्स्ट इंटरव्यू जिसमें जो है वो 2 या 3 टेक्निकल लोग होंगे, क्योंकि उन्होंने तो फिर डिटेल में जो है वो क्वेश्चनिंग करनी है। वो जो 25-30 मिनट वाला जो इंटरव्यू होगा वो फर्स्ट इंटरव्यू होगा, क्योंकि इसमें वो सारा बंदे को चेक करेंगे, उसका कितना वो प्रेशर बियर कर सकता है, उसका नॉलेज लेवल कितना है, उसका एक्सपीरियंस किस किस चीज़ का है। तो ये सारा उससे इस हवाले से सारी वो क्वेश्चनिंग होगी। तो सबसे पहले जो वापडा हाइडल का इंटरव्यू होता है उसका सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। उस इंट्रोडक्शन में जो है वो क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर तो आप फ्रेश होंगे तो वो सीधे चले जाएंगे सब्जेक्ट के हवाले से कि जी आप हमें ये बताएं, ये डेफिनेशन बताएं, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस, तो वो फिर इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टफ होता है जो कि आम तौर पे फ्रेशर होते हैं। और फिर एट द एंड उनके पास जो आ जाते हैं वो फाइनली प्रोजेक्ट के बारे में भी क्वेश्चनिंग होती है, क्योंकि फ्रेशर के पास कोई दिखाने के लिए कुछ होता नहीं है। जब फिर उसके बाद आ जाती है एक्सपीरियंस लोगों की बारी कि जैसे ही वो इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ करते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी बताते हैं, अपना सीजीपीए बताते हैं, अपना पासिंग आउट ईयर बताते हैं ना, तो वो उसी वक्त को कभी कभी वो आपके इंट्रोडक्शन को रोक के बोल देते हैं कि जी अच्छा आपने 2023 में अगर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो आपने उसके बाद 2 साल क्या किया है। तो फिर अगर फ्रेश होगा वो तो कहेगा कि ये जिसने काम नहीं किया वो कहेगा सर मैं सिंपल घर में था, तो मैं प्रेपरेशन कर रहा था या जो भी कर रहा था। तो वो उस हवाले से जो है वो क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर वो किसी का एक्सपीरियंस होगा तो वो फिर अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करेगा तो फिर उस एक्सपीरियंस में से क्वेश्चनिंग करेंगे। जैसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो कई बार ऐसा हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स के रिसर्च पेपर होते हैं, तो वो जब रिसर्च पेपर बताते हैं तो फिर उनसे रिसर्च पेपर से भी क्वेश्चनिंग होती है। तो ये भी याद रखना है आपने कि अगर आपका कोई रिसर्च पेपर है तो वो आपने पढ़ के जाना है। भाई जो वहाँ बंदे बैठे होंगे वो पीएचडी लेवल के होंगे और वो समझ लें कि उनको हर चीज़ आती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो इंट्रोडक्शन वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको आपने बड़े अच्छे से तैयार करना है। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस वालों के लिए एक सजेशन है कि आपने अपने जो है वो एक्सपीरियंस को उनके साथ रिलेट करना है। कि जैसे किसी ने प्रोटेक्शन में काम किया हुआ है, ठीक है,
तो वो ये बोल सकता है जी आप हमारे हाइडल में क्या करेंगे आप प्रोटेक्शन में, तो वो बता सकता है कि सर आप वापडा हाइडल में भी सर्किट ब्रेकर यूज़ हो रहा है, SF6 सर्किट ब्रेकर यूज़ हो रहा है, मैंने SF6 सर्किट ब्रेकर पे काम किया है, उसकी टेस्टिंग की है, उसकी मेंटेनेंस की है, और उसके बाद जो है वो मैंने रिलेस पे काम किया हुआ है। जैसे न्यूमेरिकल रिलेस जो है वो आजकल यूज़ हो रही हैं पावर प्लांट्स में, तो मैंने न्यूमेरिकल रिलेस पे काम किया हुआ है। मुझे उनकी जो है वो प्रोग्रामिंग है, जो है उनकी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो उसकी रिले की टेस्टिंग है मुझे आती है। तो इस तरह आपने जो कोई भी एक्सपीरियंस हो उसको रिलेट करना है। जैसे इंडक्शन मोटर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जनरेटर प्रोटेक्शन पे अगर किसी ने काम किया है, किसी ने जनरेटर पे काम किया है, जनरेटर की मेंटेनेंस पे काम किया है, जनरेटर प्रोटेक्शन में काम किया है, तो वो अपने एक्सपीरियंस को रिलेट करेगा तो फिर उनका इंटरेस्ट बनेगा। अगर फ़र्ज़ किया कि मैं ये बोलूँ कि जो है वो मैंने जो काम किया वो ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन में किया है, तो इट इज़ अ टोटली इररेलेवेंट टू द वापडा हाइडल जनरेशन। अगर आपने ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन में किया तो आपके पास जो आइडियल जॉब होगी वो NTDC में होगी, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन की कंस्ट्रक्शन जो है वो वापडा हाइडल नहीं करता। वापडा हाइडल को बंदे चाहिए जिसने जो है वो पावर प्लांट पे काम किया हो, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग में काम किया, टेस्टिंग लैब में काम किया हो, उसके बाद जो है वो ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग हो गया, पावर प्लांट में जो है वो काम किया हो, तो ये सारे उनके जो है वो ज़्यादातर फोकसिंग होते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो जो आपने प्रिपेयर करने हैं इसके इंटरव्यू के हवाले से। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक आएगा वो, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो जब ये मुझे लिखा है मैंने, तो मुझे चीज़ें याद आ रही हैं बाद में। स्काडा सिस्टम के बारे में वो क्वेश्चनिंग लाजमी करते हैं, स्काडा सिस्टम और स्मार्ट ग्रिड के बारे में। स्काडा सिस्टम क्या है, क्योंकि जो स्काडा है वो जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है, जितने भी हमारे पावर प्लांट हैं, जनरेशन पावर प्लांट हैं, सब में स्काडा यूज़ हो रहा है। तो इसलिए स्काडा क्या है, ये चीज़ फुल फॉर्म और इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये काम कैसे करते हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्मार्ट ग्रिड क्या है, स्मार्ट ग्रिड के बारे में ये अक्सर क्वेश्चनिंग होती है, तो ये क्या होता है। उसके बाद हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पार्ट्स ट्रांसफार्मर है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के बारे में ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि इनके पास जो वापडा हाइडल है इसके पास जो मेजर कंपोनेंट हैं वो दो हैं, एक ट्रांसफार्मर है और एक जनरेटर है। तो इसलिए ये इन दो टॉपिक से बाहर नहीं निकलते। तो ट्रांसफार्मर पहले देखते हैं, ट्रांसफार्मर से क्या क्या पूछते हैं कि पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर के पार्ट्स क्या हैं, उनकी डेफिनेशंस, उनका जो फंक्शन क्या होता है, ये सारा वो आपको पता होना चाहिए। जैसे जो है वो ब्रीदर क्या होता है, सिलिका जेल क्या होती है, ठीक है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका काम क्या होता है, तो कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, ये सारे पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन, ट्रांसफार्मर क्या है, क्या काम करता है, किस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके दिखाएं, नो लोड पे ये कैसे काम करता है। तो ये सारे जो है वो इस तरह की डेफिनेशंस। देन जो है लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, जो एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस ट्रांसफार्मर में होता है, इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसफार्मर में, जो हाइडल में, क्योंकि हाँ इसका डिस्कोज में भी इसका क्वेश्चन होता है, एडी करंट लॉस क्या होता है, हिस्टैरिसीस होता है, लेकिन जितना वापडा हाइडल में होता है इतना किसी भी इंटरव्यू में नहीं होता। तो इसलिए आपने एडी करंट लॉस को बड़े अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद जो है वो हिस्टैरिसीस लॉस को डेफिनेशन बहुत अच्छे तैयार करना है, इन दोनों के फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप हिस्टैरिसीस लूप जो बनता है वो भी अक्सर ये ड्रॉ करवा लेते हैं, तो इसलिए BH कर्व बनती है वो भी ड्रॉ करवाते हैं। तो ये टॉपिक आपने बड़े अच्छे से तैयार करके जाना है, ये तो डेफिनेटली क्वेश्चन होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फॉल्ट जो होती हैं ट्रांसफार्मर में, इंसिपेंट फॉल्ट हो गया, अर्थ फॉल्ट हो गया, ये कौन कौन से जितने भी फॉल्ट हैं वो सारे आपको नाम पता होने चाहिए बस। उसके बाद व्हाट इज़ पावर ट्रांसफार्मर, क्योंकि जितनी भी हमारी जनरेशन साइड है वो पावर ट्रांसफार्मर यूज़ करती है, तो इसलिए आपको जो है वो पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है ये पता होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द ऑटो ट्रांसफार्मर एंड पावर ट्रांसफार्मर, कि ऑटो ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर को डिटेल में नहीं, सिर्फ आपने डिफरेंस के लेवल तक जो है वो आपने याद रखना है, क्योंकि जो है वो डिटेल में NTDC पूछती है, वापडा हाइडल नहीं पूछती, तो सिर्फ आपको डिफरेंस दोनों का पता होना चाहिए। उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट,
ये टॉपिक वापडा हाइडल का फेवरेट है, क्योंकि आपके हमें पता है कि ट्रांसफार्मर में दो तरह के सर्किट होते हैं, एक मैग्नेटिक सर्किट होता है और एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। मैग्नेटिक सर्किट में हम क्या करते हैं कि वो फ्लक्स को जो वो करंट की जगह पे रखते हैं, रेजिस्टेंस को जो वो रिलक्टेंस की जगह पे रखते हैं, वोल्टेज को एमएमएफ की जगह पे रखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चनिंग वो बहुत करते हैं कि जी फ्लक्स किसके इक्वलेंट है, उसके बाद जो वो रिलक्टेंस की डेफिनेशन बताएं, एमएमएफ की डेफिनेशन बताएं, इनके फार्मूलाज बताएं। तो ये मैग्नेटिक सर्किट आपने देख के जाना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आम तौर पे हमने एक ही दफ़ा पढ़ा होता है जब हम मशीन्स पढ़ते हैं, तो उसके बाद ये चीज़ें भूली होती हैं। तो इसलिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो इसलिए आपने ये देख के जाना है। उसके बाद हम कनेक्शंस ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करें तो हमें पता है कि स्टार कनेक्शन होता है, उसके बाद डेल्टा कनेक्शन होता है, इनकी कन्वर्जन कैसे होती है, वेक्टर डायग्राम क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइडल पावर जनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अक्सर को एडवांटेजेस तो हम बता देते हैं, ये इसकी कॉस्ट कम होती है, पोल्यूशन फ्री होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन इनको डिसएडवांटेजेस नहीं पता। तो इसलिए ये भी आपने तैयार करके जाना है। तो अक्सर डिसएडवांटेजेस भी पूछ लेते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स, डेफिनेशंस ऑफ हाइडल जनरेशन के हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, लाइक जैसे मैं बात करूं हाइड्रोग्राफ की डेफिनेशन हो गई, रेजरवायर की डेफिनेशन हो गई, उसके बाद पॉन्डेज की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो ये सारी जो डेफिनेशन है हाइडल पावर जनरेशन के रिलेटेड, ये आपने याद करके जाना है, ये पूछते हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ हाइडल पावर प्लांट, इनके जो नाम है वो आपको आने चाहिए फिंगर टिप्स पे। जब आप एक दफ़ा नाम बोलेंगे तो फिर ये उनकी एक एक जो है वो टॉपिक, एक एक जो है इक्विपमेंट पार्ट की वो डेफिनेशन भी पूछे। जैसे सबसे पहले हम बोलते हैं जी फैन स्टॉक होती है, ठीक है, रेजर वायर होता है या डैम होता है। उसके बाद फैन स्टॉक होती है, उसके बाद उसमें फैन स्टॉक में जो है वो सर्ज टैंक लगा होता है। फिर फैन स्टॉक की डेफिनेशन पूछते हैं, सर्ज टैंक क्या होता है उसके बारे में पूछते हैं। अगर जो है वो कहीं पर रेज़र वायर है तो रेज़र वायर क्या होता है ये डेफिनेशन पूछते हैं। तो ये सारा फिर 1 बाय 1 पॉइंट को वो लेके चलते हैं। जैसे फिर उसके बाद वो पूछेंगे पार्ट्स ऑफ हाइडल पावर जनरेशन के बाद वो पूछेंगे टाइप्स ऑफ डैम कितनी टाइप के होते हैं, हेड के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद उनकी जो है वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कितनी टाइप्स के होते हैं, ये सारा पूछा जाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पिलवेज, पहले तो स्पिलवेज क्या काम करते हैं इनकी डेफिनेशन, उसके बाद जितनी भी टाइप्स के स्पिलवेज हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि वो कौन कौन से किस टाइप के जो है वो यूज़ होते हैं। उसके बाद जो है वो टाइप्स ऑफ हाइडल टरबाइन के बारे में पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ हाइडल टरबाइन में जिस तरह जो मेन टाइप हम डिस्टिंग्विश करते हैं, वो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडक्शन टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन से। उसके बाद हम कहते हैं जी लो हेड है, हाई हेड है, मीडियम हेड है। उसके बाद पेल्टन व्हील है, ये जो है वो दूसरी फ्रांसिस टरबाइन है। ये सारी क्या क्या होती हैं, ये सब की डेफिनेशंस और थोड़ी थोड़ी डिटेल इनकी। उसके बाद टाइप्स ऑफ गवर्नर है। गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वापडा हाइडल पावर प्लांट का। तो गवर्नर के बारे में पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करें तो पुराने जो गवर्नर होते थे वो सारे हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड थे, लेकिन आजकल जो है वो सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड गवर्नर जो है वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ हाइडल जनरेशन है कि हाइडल जनरेशन कितनी टाइप्स की होती है। जैसे हम बात करें तो डैम हेड के हिसाब से होती है, फिर रन ऑफ रिवर प्लांट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी टाइप्स क्या क्या यूज़ होती हैं हाइडल जनरेशन के लिए। उसके बाद जो है वो सिंक्रोनस जनरेटर, ये भी इनका हॉट टॉपिक होता है कि सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, कैसे चलता है। उसके बाद जो अभी इंडक्शन जनरेटर क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस पूछते हैं। वाई वी डू नॉट यूज़ इंडक्शन जनरेटर इन पावर प्लांट, या वाई वी यूज़ सिंक्रोनस जनरेटर इन पावर प्लांट। तो ये क्वेश्चन सारी होती है इस हवाले से। तो डिटेल में जनरेटर में नहीं जाना आपने, बस इसमें जो वो आपको सिंक्रोनस जनरेटर और इंडक्शन जनरेटर का थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के बारे में पूछते हैं, क्योंकि इंडक्शन मोटर जो वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है पावर प्लांट में। सिंक्रोनस मोटर की जो टाइप्स हैं, क्योंकि आमतौर पे हमें इंडक्शन मोटर की टाइप्स तो पता होती हैं कि ये स्कैरल केज हो गया, वाउंड रूटर हो गया, लेकिन सिंक्रोनस मोटर की जो टाइप्स होती हैं ये आमतौर पर हमें याद नहीं होती। तो इसलिए ये आपने याद करके जाना है। उसके बाद EVR है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर ऑफ जनरेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जनरेटर का। तो इसकी जो जितना भी इसका प्रिंसिपल होता है, जो वर्किंग होती है, वो आपने देख के जाना है। उसके बाद हमें पता है कि जितने भी पावर प्लांट होते हैं वो सारे सिंक्रोनिज्म में चलते हैं। तो मेथड ऑफ सिंक्रोनिज्म आपको पता होना चाहिए, वो 2-3 मेथड हैं, वो सारे आपको पता होने चाहिए। सिंक्रोस्कोप क्या होती है, क्योंकि वो भी सिंक्रोनिज्म के लिए यूज़ होती है। तो सिंक्रोस्कोप यूज़ करते हैं आमतौर पर वापडा हाइडल में, तो ये आपको पता होनी चाहिए।
उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंक्रोनिज़म है, सिंक्रोनिज़म के लिए कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इक्वल होनी चाहिए, जैसे वोल्टेज होता है, उसका फेज सीक्वेंस होता है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक्साइटेशन ऑफ जनरेटर के जनरेटर को एक्साइट कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये सारा ये टॉपिक एक्साइटेशन के हवाले से हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स होती हैं लोड के हिसाब से पावर प्लांट्स की, बेस लोड पावर प्लांट होते हैं, पीक लोड पावर प्लांट होते हैं, और पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट होते हैं। कि पम्प्ड स्टोरेज कौन से होते हैं, जिनको हम जब हमारा बेस लोड में हमारा जब चलता है प्लांट, तो उसमें क्या होता है कि वो जो है वो एक्स्ट्रा जनरेशन हो रही होती है हमारे सिस्टम में ऐड, तो उस वक्त हम किसी टरबाइन को चला के जो पानी नीचे होता है रिजर्वायर में, उसको हम डैम में जो है वो दोबारा कर लेते हैं, और जब पीक लोड आता है हमारा तो उसी पानी को यूज़ करके दोबारा जो है वो जनरेट कर लेते हैं। तो इसकी एक हमारी जो एफिशिएंसी है वो ऑलमोस्ट 65 to 70% तक होती है। तो इसलिए जो हमने 100% एनर्जी कंज्यूम की होती है और हमारी 65% उसमें से रिकवर हो जाती है, तो ये पम्प्ड स्टोरेज प्लांट होते हैं। उसके बाद 24 है के प्लांट, ये जो डिफरेंट डेफिनेशंस हमें जो है वो जनरेशन के हवाले से मिलती हैं कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की डेफिनेशन होती है, लोड फैक्टर की डेफिनेशन होती है, पीक फैक्टर की डेफिनेशन होती है, डाइवर्सिटी फैक्टर की डेफिनेशन है, ठीक है, और ये सारी जितनी भी डेफिनेशन हैं ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं ये प्रोटेक्शन की तरफ। जब प्रोटेक्शन में आते हैं तो सबसे जो हॉट टॉपिक है इनके वो जनरेटर प्रोटेक्शन और ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन है। कि जनरेटर प्रोटेक्शन की जितनी भी टाइप्स होती हैं, ठीक है, उसमें जो है वो सारी टाइप्स को जो है वो ये पूछते हैं एक एक करके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर। उसके बाद ट्रांसफार्मर की जितनी भी प्रोटेक्शंस है, बकल्स रिले हो गई, ओवरलोड हो गया, उसके बाद आपका अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन हो गई, देन है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर होगी, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इन दोनों में जनरेटर प्रोटेक्शन की डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, जनरेटर की डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ट्रांसफार्मर की जो डायग्राम होती है ये ड्रॉ करवा के भी देखते हैं हाइडल वाले, क्योंकि जब भी कभी हाइडल में गए हों तो ये वाइट पेज और पेंसिल लाजमी इनके इंटरव्यू टेबल पे होती है। तो ये अगर इनको कुछ भी ना मिले तो ये जो है वो जनरेटर प्रोटेक्शन की जो है वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन या ट्रांसफार्मर की ये ड्रॉ करवाते हैं। तो ये दोनों जब आपने प्रिपेयर करनी है तो इनकी जो डायग्राम है वो आपने कम से कम 2 से 3 दफ़ा ज़बानी ड्रॉ करके देखनी है, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट वहाँ पे प्रेशर में, क्योंकि यहाँ पे वो देख तो लेते हैं, वो लगता भी है उनको आती है, लेकिन जब वो प्रेशर में होते हैं तो वो फिर वहाँ पे गलती करते हैं। तो इसलिए ये आपने ड्रॉ करके भी देख के जानी है। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन, ये ज़्यादातर तो नहीं जाते लेकिन कभी कभी चले जाते हैं, क्योंकि उसकी रीज़न क्या होती है कि जितने भी हमारे जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वो ग्रिड स्टेशन के साथ ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जो कनेक्ट होते हैं। और पाकिस्तान में जो ट्रांसमिशन लाइन में जो प्रोटेक्शन यूज़ हो रही है वो डिस्टेंस प्रोटेक्शन है एज अ मेन प्रोटेक्शन, और ओवर करंट प्रोटेक्शन एज अ बैकअप प्रोटेक्शन यूज़ हो रही है। तो क्योंकि इनकी जो रिलेस हैं वो आमतौर पे जनरेटिंग स्टेशन में भी लगी होती हैं, तो इसलिए ये इसके बारे में भी कभी कभी डिस्टेंस प्रोटेक्शन खसूसी तौर पे जो इसके बारे में भी क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। तो बस ये आपको जो है वो लाजमी पता होनी चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेज हैं, रिलेज कितनी टाइप की होती हैं और इनकी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे वो डेफिनेट मिनिमम टाइम हो गया, इन्वर्स आईडीएमटी, इन्वर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम, ठीक है, इंस्टेंटेनियस मिनिमम टाइम। तो ये सारी जो डेफिनेशन के हवाले से और टाइप्स ऑफ रिले क्या होती है, ये सारी क्वेश्चनिंग हो जाती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर कितनी टाइप्स के होते हैं, और इसमें से सिर्फ आपने SF6 सर्किट ब्रेकर जो है वो डिटेल से याद करना है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जितने भी हमारे जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पे हाई वोल्टेज होते हैं और वहाँ पे सिर्फ जो है वो SF6 सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल होता है। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो डेफिनेशंस हैं ये पूछे जाते हैं। थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, नॉर्टन थ्योरम की डेफिनेशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर थ्योरम की डेफिनेशन, इम्पीडेंस की डेफिनेशन, ठीक है, और उसके बाद पीक फैक्टर हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है वो फॉर्म फैक्टर हो गया, ठीक है, एवरेज पावर क्या होती है, सारी डेफिनेशन अक्सर वो पूछ लेते हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ सबस्टेशन, जस्ट आपको नाम पता हो और कुछ एक दो की जो डिटेल पूछते हैं, वो ग्रेवल्स क्या होते हैं, ग्रेवल्स की किस काम आते हैं, बे की डेफिनेशन क्या है, तो ये इस तरह के छोटे छोटे मतलब डिटेल में, इतनी डिटेल में ये नहीं जाते। उसके बाद CT करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आपको पता होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद स्टीम पावर प्लांट क्या होता है, इसका फंक्शन जस्ट आपको पता हो। कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट कैसे काम करता है ये जस्ट पता हो। न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है ये पता हो। और न्यूक्लियर पावर प्लांट के आपने रिएक्शन लाजमी याद करने हैं, क्योंकि अक्सर सिर्फ ये वाहिद इंटरव्यू हैं, ये वापडा हेडल वाले और ये जो एटॉमिक एनर्जी वाले, ये दोनों जो है वो सारे के सारे चेन रिएक्शन कहते हैं, ये आप लिख के दिखाएं। तो इसलिए आपने ये प्रैक्टिस लाजमी करके जाना है कि जितने भी न्यूक्लियर के जो रिएक्शंस होते हैं वो सारे आपने देखे जाए। जैसे स्टीम टरबाइन में जो है वो वाटर का प्रेशर क्या होता है, कौन सा वाटर यूज़ कर, जब हैवी वाटर यूज़ करते हैं तो उसमें उसका टेम्परेचर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है, तो ये छोटी छोटी टर्म आपने देखे जाना है। उसके बाद अर्थिंग ऑफ सब स्टेशन के, सब स्टेशन की जो है वो अर्थिंग कैसे करते हैं, जैसे ऊपर एक अर्थ वायर लगा देते हैं, उसके बाद उस जो सब स्टेशन होता है उसकी हॉरिजॉन्टल अर्थिंग भी होती है, वर्टिकल अर्थिंग भी होती है, तो ये सारी अर्थिंग आपको पता हो। उसके बाद टाइप्स ऑफ अर्थिंग, जैसे रेजिस्टेंस अर्थिंग हो गया, सॉलिड ग्राउंडिंग हो गया, या जो है वो पीटरसन कॉयल अर्थिंग हो गया, तो ये सारी अर्थिंग की टाइप्स की डेफिनेशंस। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है वो ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल अर्थिंग, ट्रांसफार्मर की बॉडी अर्थिंग, और जो है वो न्यूट्रल ट्रांसफार्मर अर्थिंग क्या होती है, ये सारी जो है वो आपने डिटेल से देख के जाना है। उसके बाद टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ट्रांसफार्मर की मैगरिंग करते हैं, CNDF करते हैं, TTR करते हैं, उसके बाद आजकल सेफ्रा आ गया है, तो ये सारी जितनी भी ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग है ऑयल के हवाले से हो गया, ये पूछी जाती हैं। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन द स्टीम एंड हाइडल टरबाइन, ये छोटे दो डिफरेंस जो होंगे होते हैं इनमें, वो दो आपने याद कर लेने हैं कि स्टीम टरबाइन में क्या डिफरेंस होता है और हाइडल टरबाइन में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम बात करेंगे टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल में, कि टच पोटेंशियल जो है वो कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो है वो हमारा स्टेप पोटेंशियल जो है वो कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। सॉरी, टच पोटेंशियल की डेफिनेशन और स्टेप पोटेंशियल की जस्ट डेफिनेशंस। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंडक्टर यूज इन ट्रांसमिशन लाइन, जस्ट आपने नेम पता हो और उनकी कैपेसिटी पता हो कि जो भी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है 500 kV 220 kV के, इसमें हम कौन कौन सा कंडक्टर यूज़ करते हैं, तो ये आपको बस नाम और उनकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए। बस बार अरेंजमेंट हम कौन सी यूज़ करते हैं, ये 3 टाइप की होती है, और उसमें जो 1.5 ब्रेकर स्कीम आपको डिटेल से पता होनी चाहिए और उसकी डायग्राम आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद SLD अक्सर ये ड्रॉ करवा लेते हैं कि SLD आप ग्रिड सेशन की SLD सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करके दिखाएं, तो ये पूछा जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इस्लामिक स्टडी की जो डेट्स हैं, लाइक जो गज़वा की डेट है, या जब रोज़े कब फ़र्ज़ हुए, नमाज कब फ़र्ज़ हुई, पर्दा कब फ़र्ज़ हुआ, ठीक है, हज कब फ़र्ज़ हुआ है, ज़कात कब फ़र्ज़ हुई, तो इस तरह की जो फेमस डेट्स हैं ये आपने देख के जानी है। अक्सर जो अब एक क्वेश्चन ये भी हुआ था, जो है वो इस्लाम का 5वां खलीफा कौन है, क्योंकि आमतौर पे जो उलमा है वो 5वां खलीफा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को मानते हैं। तो क्योंकि उन्होंने भी उनको मेरे नबी ने फरमाया था ना कि जो खिलाफत चलेगी वो 30 साल चलेगी, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और मौला अली के जो है वो अगर साल मिलाएं तो 28 ईयर्स बनते हैं, और 2 साल जो है वो इमाम हसन के मिलाएं तो 30 साल फिर पूरे होते हैं। तो इसलिए जो 5वां खलीफा जो है वो इमाम हसन को भी माना जाता है, लेकिन ये आमतौर पर मशहूर नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन एक दफ़ा हो चुका है। तो इस तरह के ट्रिकी से क्वेश्चन ये इस्लामिक स्टडी के लाजमी पूछते हैं। उसके बाद जो है वो जितने भी न्यू प्रोजेक्ट्स वापडा हेडल के होंगे ये आपको वापडा की जो वेबसाइट है वहाँ से मिल जाएंगे। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है जो कि चल रहा है, जैसे दासू पावर प्लांट है वो 2026 में जो है वो रनिंग कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो दयामर बादशाह डैम है, इस पे काम हो रहा है, ठीक है। जैसे कोई और भी डैम है, फेमस डैम है जिन पे काम हो रहा है, तो उन सब के प्रोजेक्ट्स पता हों, किस रिवर में चल रहे हैं, किस रिवर पे बनेंगे ये पता होनी चाहिए, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका हेड कितना बनेगा, ठीक है। तो ये सारी जो है वो टर्म्स वहाँ आपको पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के बारे में क्वेश्चन होती है, क्योंकि करंट अफेयर्स में ये है कि जो भी रिसेंट एक्टिविटी जैसे चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है, ठीक है, ये कहाँ कौन होस्ट कर रहा है, ठीक है, या लास्ट चैम्पियन ट्रॉफी किसने जीती थी, इस तरह के जो करंट अफेयर्स, कोई जो है वो मेजर डेथ होती है किसी की, ठीक है, और उस तरह कोई विज़िट होता है या कोई जो है वो कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है, तो ये सारी जो है वो करंट अफेयर्स के हवाले से भी जो है वो क्वेश्चनिंग हो जाती है। उसके बाद रिसेंटली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट ऑफ हाइडल पावर प्लांट के जो रिसेंटली इनॉगोरेट हुए, जैसे लास्ट ईयर एक इन्होंने हाइडल का पावर प्लांट जो है वो इनॉगोरेट किया था, तो उसकी कैपेसिटी कितनी थी, उसमें डैम कौन सा यूज़ हुआ है, डैम टाइप क्या है, डैम का हेड क्या है,
टरबाइन किस टाइप की यूज़ हुई है, किस रिवर के पे बना था और किस एरिया में है। तो ये सारी जो है वो चीज़ें उसकी आपको पता हो, जो रिसेंटली कंप्लीटेड हैं, ठीक है, लास्ट 1 साल के अंदर, या मोस्ट इम्पोर्टेंटली लास्ट 6 मंथ के अंदर जो कंप्लीट हुए हैं, उनकी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद अक्सर ये जो है वो आपका जो एचआर का बंदा होता है वो क्वेश्चन रिलेटेड टू मैनेजमेंट का लेता है कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी ये चीज़ें आपको पता हो, मैनेजमेंट की टाइप्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको डेफिनेशन, जस्ट डेफिनेशन वाइज पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है फेमस डैम की कैपेसिटी, जैसे मंगला डैम है, ये पूछा जाता है कैपेसिटी, क्योंकि मंगला डैम में आजकल एक्सटेंशन चल रही है, ठीक है। ये आपने टॉपिक जो है वो डिटेल से देके जाना है कि उसकी एक्सटेंशन के बाद मंगला की, ठीक है। तरबेला की तो 3 से 4 एक्सटेंशन हो चुकी हैं, लेकिन मंगला की भी बेसिकली एक्सटेंशन नहीं कह सकते उसको, उसकी रिफर्बिशमेंट चल रही है कि वो उसकी जो हम बोलते हैं ये 1100 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है, वो मेरा ख्याल है बढ़ के 1320 हो जाएगी। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा जो वो नेक्स्ट वीडियो में। तो ये लाजमी आपसे पूछेंगे कि जी मंगला में क्या हो रहा है, उसकी सुना है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो वो बेसिकली रिफर्बिशमेंट उसकी कर रहे हैं। तो फिर ये भी मैं आपको डिटेल वीडियो में एक उसमें समझा दूंगा कि वो रिफर्बिशमेंट में क्या क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो यूनिट्स जनरेटेड, आमतौर पे ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि जी मंगला डैम ने पिछले साल कितने यूनिट जनरेट किए हैं, तरबेला डैम ने कितने यूनिट्स जनरेट किए हैं, और जो विंटर में जो है वो हाइडल जनरेशन कितनी हो जाती है। हमें पता है कि हमारी जो हाइडल जनरेशन है विंटर में हाफ़ हो जाती है, ठीक है। टोटल कैपेसिटी वापडा हाइडल जनरेशन की कितनी है, जो है वो उसके बाद एनर्जी मिक्स क्या होता है, ठीक है। हर एक की आपको कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि आपकी वापडा हाइडल कितनी जनरेट कर रहा है, हमारा जो थर्मल कितनी कर रहा है, न्यूक्लियर कितनी कर रहा है, विंड कितनी कर रहा है, सोलर कितनी कर रहा है, तो ये सारी रिन्यूएबल कितनी कर रहे हैं। तो ये सारी एनर्जी मिक्स भी आपने याद करके जाना है। और करंट हमारी जो है वो कैपेसिटी कितनी है ट्रांसमिशन लाइन की, और उसके बाद हमारे जो है वो रिक्वायरमेंट कितनी है, और हमारी जो है वो लॉस कितना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने जो है वो देख के जानी है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है वो एक्सटेंशंस जो है वो क्योंकि एक्सटेंशन तो तरबेला की हुई हैं बस, को तरबेला की एक्सटेंशन जो वो पुरानी उसकी कैपेसिटी कितनी थी, एक्सटेंशन के बाद कितनी हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने देख के जानी। तो ये था जो है वो आपका वापडा हाइडल का जो फर्स्ट इंटरव्यू होगा, उसमें ये सब पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि जो वापडा हाइडल का फर्स्ट इंटरव्यू होगा वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इंटरव्यू होगा, जिसमें आपके एक्सपीरियंस के रिलेटेड होगा। अगर भले आपका एक्सपीरियंस है भी तो भी आपसे जो है वो वापडा हाइडल में जो वो क्वेश्चनिंग होगी, हाइडल जनरेशन के हवाले से होगी, सिंक्रोनस जनरेटर के हवाले से होगी, जनरेटर की प्रोटेक्शन, ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन। तो ये सारी जो है वो लाजमो मलसूम क्वेश्चन है आपके। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम ये जो जितने भी टेक्निकल के 41 टॉपिक मैंने यहाँ पे आपको लिखवाए हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन 41 जो वो टॉपिक्स को डिफरेंट लेक्चर्स में कवर करें। वो भले हो सकता है कि हमारे 15 लेक्चर बने या 16 बने, जितने भी बनेंगे वो इंशाल्लाह इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। इसमें से तकरीबन 50% जो टॉपिक्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। तो मैं इंशाल्लाह वो ट्राई करता हूँ कि आने वाले सिर्फ चंद दिनों में जो है मैं वो वीडियोस अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और कुछ जो है वीडियोस जो है वो अपलोडेड भी हैं ऑलरेडी, जो है वो NTDC के जो इंटरव्यू की आप जो वो मेरा चैनल विज़िट करें, इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बाय चौधरी शाह, तो वहाँ पे आपको जो है वो NTDC के इंटरव्यू का एक प्लेलिस्ट बनेगी मिलेगी। तो उसमें जो है वो काफ़ी सारे ये टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी लेक्चर्स उनके अपडेटेड हैं विद क्वेश्चन के। इस टॉपिक में अगर बात करेंगे, इस टॉपिक में क्वेश्चन कौन कौन से होंगे वो भी सारे वहाँ पे डिस्कस्ड हैं ऑलरेडी। उसके बाद एक टॉपिक मैंने यहाँ पे मिस कर गया, उसके बाद जितने भी वो ये होता है ना लॉसेस होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, वो स्किन इफेक्ट हो गया, कोरोना इफेक्ट हो गया, ये इफेक्ट चारों आपने याद करके जाने हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है वो जनरेशन पावर प्लांट भी इंक्लूड होते हैं जब ये हमारा फ्रंटी इफेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी हाई वोल्टेज होते हैं, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये भी आपने चारों के चारों देख के जाने हैं, ये भी हमारे चैनल पे अपलोडेड होंगे। और उसके बाद जो है आपने ROCOF आजकल जो कि हमें आपको पता है कि 2021 में और 2022 में 2 हमारे ब्लैकआउट हो चुके हैं।
तो इसलिए जो आजकल जो पावर जनरेशन प्लांट हैं वहाँ पे ROCOF रिलेज यूज़ हो रही हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रिले, कि जब भी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो अप होती है तो हम पावर प्लांट के जो है वो ट्रांसफार्मर है वो ट्रिप करवाते हैं। तो इसलिए ROCOF रिले के बारे में जो है वो आपने लाजमी पढ़ के जाना, ये कैसे काम करती है और इसका बेसिकली प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये हमारे चैनल पे आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे कमिंग डेज़ में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हम डिटेल में अपलोड करेंगे लेक्चर्स, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।